हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में, यानी कि जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और मैं इसमें सबसे पहले पढ़ा रही हूँ जीएस। और देखिए, जीएस का पार्ट तो सभी के लिए यूज़फुल है, यानी कि हर एग्ज़ाम में जीएस का पार्ट ज़रूर पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ सी टेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, यानी कि 31 जनवरी को सी टेट का एग्ज़ाम भी होना है। उसके लिए भी जीएस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग की है हिस्ट्री से। तो इसमें मैंने सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का समय रहा था। उसके बाद मैंने अगले वीडियो में बताया था वैदिक संस्कृति के बारे में, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। और उसके बाद मैंने लिया था टेस्ट, यानी कि 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेस्ट दिया था। और उसमें मैंने ये बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, लेकिन आंसर्स नहीं आए हैं। लोगों ने वीडियो तो देखा लेकिन आंसर अटेम्प्ट नहीं किए। अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए, हमारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते रहिए। और इसके बाद मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जैसा कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का समय रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन होगा जिसमें कि सूची को सुमेलित करना होगा। तो सूची 1 में दिया गया है, देखिए, गांधार, शूरसेन, वत्स और कौशल। सूची 2 में उनकी राजधानियां दी गई हैं। ठीक है, महाजनपद की राजधानी दी गई हैं। तो इनको हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है ए वाला, यानी कि ए का 4 है। देखिए, गांधार की है राजधानी तक्षशिला, और बी का 1 है, यानी कि शूरसेन की राजधानी है मथुरा। और थर्ड जो है सी, उसका 2 है, यानी कि ये जो हमारा दिया गया है वत्स, तो इसकी राजधानी हमारी हो जाती है कौशाम्बी। और फिर दिया है कौशल, इसकी राजधानी है श्रावस्ती। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है बी, यानी कि उदयन। ठीक है, उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जो कि इस समय पटना के नाम से जाना जाता है, इस नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? उदयन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था जिसके समय, तो उस समय कौन था सम्राट? तो उस समय था कालाशोक, यानी कि कालाशोक के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था, और जिसको कि क्या कहा जाता है? काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी 323 ईसा पूर्व में? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि झेलम के।
ठीक है, झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। किसने? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया गया है, किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाता है सी वाला, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, देखिए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो देखिए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या फिर ग्राम भोजक। इन दोनों में से एक जो है वो कहा गया है गांव के मुखिया को। किसमें कहा गया है? पाली ग्रंथों में। अब देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? ऑप्शन सारे आपके सामने दिए गए हैं स्क्रीन पर, चारों ऑप्शंस को भी देख लीजिए एक नज़र में। उसके बाद सही ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महापदम नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया? तो ये कहा गया था घनानंद को। किसको कहा गया था? घनानंद। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स बताइए आप, किनके द्वारा किया गया था पहला विदेशी आक्रमण? तो वो किया गया था ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो वो भी किया गया यूनानियों के द्वारा। ठीक है, पहला यानी कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो वो भी यूनानियों के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है बी, यानी कि डेरियस या फिर दारे बाहु फर्स्ट, यानी कि प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो था, जो कि 326 ईसा पूर्व हुआ था, वो किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो वो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था हाइडेस्पीज का युद्ध भी, जिसे यानी कि इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हाइडेस्पीज का युद्ध। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। फिर से देखिए सूची 1 सूची 2 आ गई है। तो एक तरफ शासक दिए गए हैं और एक तरफ वंश दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि ये यानी कि किस वंश में कौन से शासक रहे, यानी कि कौन सा शासक किस वंश का था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी कि ए का 1। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था। बी का 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो था हमारा कालाशोक, ये शिशुनाग वंश का था। महापदम नंद जो था वो नंद वंश का था और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 1 2 4 3 1 2 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, फिर से सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए एक तरफ दिए गए हैं महाजनपद, दूसरी तरफ दिए गए हैं आधुनिक क्षेत्र। तो देखिए मगध, वत्स, कौशल, अवंती, तो आधुनिक क्षेत्र इनके दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि उसी के सामने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। मगध यानी कि पटना व गया के जिले में, वत्स जो है वो इलाहाबाद है उसका आधुनिक क्षेत्र, और फिर दिया है कौशल, इसका अवध है, और अवंती का है मालवा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो भी उदयन के द्वारा किया गया। ठीक है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। अब देखिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? तो वो है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो था घनानंद, यानी घनानंद जो था वो राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, मगध का राजा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो वो हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसमें देखिए ये जो रीजन दिए गए हैं, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें 1 2 3 4 यानी कि चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। यानी कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो ये सभी कारण थे। ठीक है, अब देखिए सूची 1 सूची 2 फिर से आ गई है सुमेलित करने के लिए। तो इसमें एक तरफ दिए गए हैं राजा, दूसरी तरफ दिए गए हैं राज्य, यानी कि कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित था। तो सबसे पहले राजा में दिया गया है प्रद्योत, तो प्रद्योत जो थे वो थे अवंती के राजा। तो ए का हो जाएगा 3, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी कि ए का हो जाएगा 3। और फिर उदयन, उदयन का हमारा हो जाता है 2, यानी कि ये हो जाएगा वत्स। फिर हमारा आता है प्रसेनजित, तो प्रसेनजित हो जाएगा 4 नंबर कौशल, और अजातशत्रु हो जाएगा मगध का। ठीक है, अजातशत्रु जो था वो था मगध का राजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कहाँ खोदी गई थी? तो वो खोदी गई थी कलिंग में। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। पहला ईरानी शासक बताइए कौन सा था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तो वो था डेरियस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बताइए किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वो है वज्जी संघ, यानी वैशाली। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, और महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन आता है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। ठीक है, नंदवंश का पहला सम्राट यानी कि जिसने स्थापना की थी, तो वो कौन था? वो था महापद्म नंद, और अंतिम सम्राट था घनानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए, भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो यानी कि सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। देखिए, 3 राजा दिए गए हैं, फिर पूछा गया है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजित जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 33 क्वेश्चन नंबर, तो देख लेते हैं इसमें। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन आता है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वो भेजा था अवंती, यानी अवंत राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को। अगला क्वेश्चन आता है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन आता है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया?
तो फ्रेंड्स देखिए, शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय जो है वो किसमें नहीं किया था? मगध साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन आता है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो वो किया था अजातशत्रु ने। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। मगध साम्राज्य के बारे में एक भी कथन इनमें से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो फ्रेंड्स नंद वंश का शासन था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन आता है 41 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? तो इसमें हो जाएगा मगध, यानी कि मगध में जो है एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या फिर राज्य था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 2 3 4 5 ये सभी ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 43 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो फ्रेंड्स सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, कौन सा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है डी वाला, यानी कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, तो देख लेते हैं इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो देखिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसमें नहीं थी? तो वो नहीं थी मगध में। ठीक है, मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो वो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मगध। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या फिर नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि बिम्बिसार। बिम्बिसार में जो है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला देश कहा जाता था, यानी कि बिम्बिसार को नियमित और स्थायी सेना रखने वाला सेनिया कहा जाता था, सेनिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या फिर भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये भी चलिए हम लोग देख लेते हैं, किसको भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो वो कहा जाता था महापद्मनंद को। ठीक है, महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी या फिर उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, डेरियस यानी दारय बाहु प्रथम ने 516 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसमें कहा जाता था श्रेष्ठिन। श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, गृहपति का अर्थ है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ठीक है, क्या होता है? धनी किसान। अब फिर से आ गई है सूची सुमेलित करने के लिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है। अष्टकुलक, फिर दिया है महामात्र, फिर दिया है बलि साधक, फिर दिया है शौल्किक शुल्काध्यक्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए,
यानी कि उसी के सामने उसका आंसर बिल्कुल ठीक से दिया गया है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो अष्टकुलक का हो जाएगा हमारा परामर्शदायी संस्था, फिर दिया है महामात्र, इसका हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी, फिर दिया है बलि साधक, इसका हो जाएगा किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, फिर दिया है शौल्किक शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो फ्रेंड्स, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी राज्यारोहण के लिए और इसी कारणवश वो अपने पुत्र से मारा गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका अजातशत्रु। अब देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए, पहला गणतंत्र वैशाली जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाता है लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। फिर से देखिए, सूची 1 सूची 2 दी गई है, यानी कि महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी कि ए का 4, ठीक है। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, बी का हो जाएगा 3 यानी कि पांचाल का हो जाएगा छत्र। इसके बाद सी का हमारा हो जाएगा 1 यानी कि कौशल का साकेत और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। इस तरीके से ये सूची को हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि राजस्थान, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो वो था राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 56 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।